प्यारे बच्चों, मैं गणेश प्रसाद, सहायक अध्यापक किसान इंटर कॉलेज बरहनी, आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को राष्ट्रवाद को समझना होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो राष्ट्र के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रवाद एक बहुत ऊंचा कॉन्सेप्ट है। यह किसी भी राष्ट्र के नागरिकों में जब यह भावना रहती है तो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित के लिए सोचता है, वह कार्यों को करता है। आपको मैं बताऊं कि आप ख्याल किए होंगे कि जब कभी मैच वगैरह होता है दूसरे देशों से अपने देश का क्रिकेट मैच, तो उस समय आप ख्याल करते हैं कि यदि हमारा कोई खिलाड़ी आउट होता है या हमारे टीम की हार होती है तो उस समय कैसा महसूस होता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर इधर गुजरात तक सभी लोग एक साथ दुखी होते हैं या जीत पर हम लोग को खुशी होती है। यही एक भाव है, लेकिन इसे केवल खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रखना है। इसको समझना है कि राष्ट्रवाद एक राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत ही अनिवार्य तत्व है। ये एक भाव है। जब हम सुख दुख में ऐसा लगे कि राष्ट्र में रहने वाला किसी भी व्यक्ति का दुख अपना दुख है, जब ये भाव आता है, जब सामूहिक सुख और दुख की भावना हमारे अंदर पनपने लगती है, तब लगता है कि नहीं, हम एक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं या हम लोग एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। मैं भी बताऊं, हाल के उदाहरण को देखिए। आप लोग कोरोना संकट में आपने देखा कि जब लाखों मजदूर अपने घरों की ओर चल रहे थे तो सामान्य व्यक्तियों ने, जो कि उनसे कहीं से भी ना जाति से कोई संबंध खोजा किसी ने, न धर्म से संबंध खोजा, न क्षेत्र से संबंध खोजा, जो भी व्यक्ति उन्हें रास्ते में मिला, असहाय लाचार व्यक्तियों ने बिना किसी सरकारी सुविधा के अपने स्तर से, अपने संसाधनों से हर व्यक्ति की मदद करने की पूरी कोशिश की। और मैंने देखा, मैं खुद कई बार मैं गया तो देखा कि जगह जगह पर लोगों ने स्टॉल लगा रखे हैं, वहाँ लोगों के लिए पानी की, खाने की व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि ये गरीब मजदूर लोग, ये हमारे ही राष्ट्र के निवासी हैं, हमारे ही भाई हैं, इन्हीं के बल पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो भाव है, एक दूसरे में अपनेपन का जो भाव है, सामूहिक सुख और दुख का भाव है, यही राष्ट्रवाद है। तो इसी को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। चूँकि आपकी जो एनसीईआरटी की जो ये पुस्तक है, उसमें दो मेन चीज़ों पे फोकस इस पाठ में किया गया है कि राष्ट्रवाद क्या है, और दूसरी चीज़ कि महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे उससे राष्ट्रवाद की भावना में कैसे वृद्धि हुई, किस प्रकार देश आज़ाद हुआ। तो इसमें हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों के बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक देखा जाए राष्ट्रवाद का अर्थ और परिभाषा में प्रोफेसर स्नाइडर महोदय लिखते हैं उनके मतानुसार कि राष्ट्रवाद एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सीमाएं निश्चित हो, सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों के समूह की एक मन स्थिति, अनुभव या भावना है जो समान भाषा बोलते हैं, समान रीति रिवाजों और परंपराओं से संबद्ध हैं, माने जुड़े हुए हैं, और अपने वीर पुरुषों की पूजा करते हैं। अर्थात जो अपने देश के जो महापुरुष हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, अपने जीवन की कुर्बानी दी है, हमारे देश को एक महान राष्ट्रों की कतार में लाकर खड़ा किया है, वैसे लोगों की हम लोग पूजा करते हैं। तो ये एक परिभाषा है, लेकिन राष्ट्रवाद को किसी एक परिभाषा में बांधना बहुत कठिन चीज़ है।
ये नहीं कि अगर समान भाषा नहीं बोलते हैं तो समान राष्ट्र नहीं होंगे या राष्ट्र नहीं होगा। अलग अलग भाषा, भारत तो विविधता का देश है, लेकिन इन विविधताओं में भी हमारे अंदर एक अपूर्व, एक अभूतपूर्व आप कह सकते हैं कि एक एकता का भी भाव है। तो ये थोड़ा टॉपिक हम लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो मैं सीधे राष्ट्रवाद की ही बात करता हूँ कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो प्रमुख कारण बताए जाते हैं उनके बारे में थोड़ी बात की जाए। सबसे पहला जो कारण है राजनीतिक एकता की स्थापना। भारत का जब हम प्राचीन इतिहास देखेंगे तो जो भारत की जो सीमाएं थी वो काफ़ी विस्तृत थी और एक राष्ट्रीयता का जो भाव था वो मध्यकाल में जब छोटे छोटे राज्य हुए और कई भागों में जब हमारा देश टुकड़ों टुकड़ों में बट गया तो जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका स्थान क्षेत्रवाद ने ले लिया और अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने राज्य को ही लोग देश मानने लगे और आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, जिसकी चरम परिणति हम लोगों की गुलामी के रूप में दिखी। मुगलों के बाद जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो उन्होंने भारत को एक राजनीतिक एक सीमा में बांधने का काम किया। चूँकि औपनिवेशिक शासन की मजबूती के लिए उनके लिए आवश्यक था कि पूरे देश के लिए एक जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसकी एक सीमा निश्चित हो, और उन्होंने जो अपने लाभ के लिए जिन कार्यों को किया कहीं न कहीं वो चीज़ें राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण बनी। दूसरी चीज आर्थिक शोषण। आप देखिए, जब कोई भी, आपको पता है कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, ब्रिटिश का उपनिवेश था। उपनिवेश माने क्या होता है इसको ये समझिए। बहुत साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र की आर्थिक साधनों पर अधिकार कर लेता है तो वह कमजोर देश शक्तिशाली देश का उपनिवेश बन जाता है। तो भारत चूंकि ब्रिटिश उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो यहाँ वो बातें तो करते थे कि हम लोग सभ्य देश हैं, हम भारत को एक सभ्य देश बना देंगे, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे बदलाव लाएंगे, लेकिन उनके जो भी कार्य होते थे वो कहीं न कहीं अपने आर्थिक हित को ध्यान में रखकर ही होते थे। उनका अंतिम उद्देश्य जो था, अल्टीमेटली वो चाहते क्या थे कि अधिक से अधिक धन हम भारत से लेकर अपने देश ब्रिटेन चले जाएं। तो वो एक से एक उपाय लगाकर यहाँ का लोगों का आर्थिक शोषण करते थे। किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। कुटीर उद्योग धंधे बंद लगभग हो गए थे। प्लेग से, महामारियों से लेकर अकाल तक का भीषण प्रकोप था। देश की जनता पिस रही थी। तो इस आर्थिक शोषण के चलते भारत के लोगों को यह महसूस हुआ कि हम लोगों की समस्याएं एक हैं, हमारे कष्ट एक हैं, तो हमें एकता के सूत्र में बंधना ही चाहिए। दूसरी चीज, पाश्चात्य साहित्य और शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य साहित्य और शिक्षा का भी भारतीय के राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण योगदान था। जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, मैकियावेली के द प्रिंस, ऑन लिबर्टी, जे.एस. मिल साहब का, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाफ्स लाख रूसो से लेकर टॉलस्टॉय से लेकर गोर्की से लेकर जो बहुत सारे पाश्चात्य विचारक जो हुए, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो परिभाषा दी, इससे भारत के भी जो नवयुवक थे, जो नए लोग थे, जो पढ़ लिख रहे थे, उन्हें इनके विचारों ने बहुत प्रभावित किया कि किस तरह 1789 में फ्रांस में एक क्रांति होती है और वो देश कितना तेजी से विकास करता है, कहाँ से कहाँ पहुँचता है। जो आर्थिक असमानताएं हैं, रूसो का एक कथन है कि आर्थिक असमानताएं क्रांति को जन्म देती हैं। सॉरी, ये प्लेटो साहब कहते हैं कि आर्थिक असमानताएं क्रांति को जन्म देती हैं। तो ऐसी बहुत से जो पाश्चात्य साहित्य की जो बहुत सारी बातें थी वो भारतीय नवयुवकों को प्रभावित की और उन्हें लगा कि राष्ट्रवाद एक बहुत आवश्यक चीज़ है
और किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह पहली शर्त। उसी तरह पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रभाव पड़ा था। पाश्चात्य शिक्षा माने अंग्रेजी शिक्षा ने जो भारत की विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में भी अभी 21 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, भाषाएं 21 हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। बावजूद उसके भारत में भाषाओं की बड़ी, भाषा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करने में बड़ी दिक्कत थी उस समय। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, कहीं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमाम भाषाएं थी, असामी, बंगाली से लेकर हिंदी, भोजपुरी सब। लेकिन अंग्रेजी भाषा ने कहीं न कहीं देश के जो विभिन्न क्षेत्र के लोगों हैं उनमें जो कम्युनिकेशन, जो गैप था, उसको भरने का काम अंग्रेजी भाषा ने अवश्य किया और उसकी चरम परिणति के रूप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद अब अगला कारण देख सकते हैं, यातायात के साधनों का प्रभाव। पहले आप कल्पना कीजिए कि आज ही अगर बात हो जाए कि 100-200 किलोमीटर आना जाना है तो कितनी मुश्किल बात लगेगी। लेकिन अंग्रेजों ने के जो आविष्कार हुए, आपको पता है कि भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली, 34 किलोमीटर। तो जो यातायात के साधनों का अंग्रेजों ने जो हमारे देश में जो उनका विस्तार किया, उनका विकास किया, उसका लाभ कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के विकास के रूप में दिखा। उसके बाद चूँकि यातायात के साधन जब विकसित हुए तो राष्ट्र के लोग एक दूसरे के करीब आए और अपने दुख सुख को साझा किए और इसने राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समान राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रभाव। जब समान राष्ट्रीय प्रतीक, जो भारत माता की जो छवि है, तो पहली बार 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी भारत माता की एक छवि, अपनी जो पुस्तक है आनंद मठ, उसमें वो उसका छवि की एक परिभाषा देते हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर जी का आप नाम सुने होंगे, उन्होंने भारत माता का पहला चित्र बनाया। उसी प्रकार जब स्वदेशी आंदोलन 1905 चला, उसमें भारत के लिए एक ध्वज, ख्याल करिएगा, उस ध्वज का रंग हरा, लाल और पीला था, एक तिरंगा बनाया गया। बाद में 1921 तक गांधी जी ने जो अपना स्वराज्य का जो झंडा है, उसमें उन्होंने जो चक्र का ये अपना क्या उसको कहते हैं, चरखे, बीच में चरखा डाला और उसके भी रंग 3 थे, लाल, हरा और पीला। तो धीरे धीरे जो एक राष्ट्रीय ध्वज, एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्रगान, एक भारत माता की एक छवि, तो इन सब चीज़ों ने भी भारतीयों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा किया, उनमें एकजुटता का भाव पैदा किया और कहीं न कहीं हम लोग एक दूसरे के करीब आए। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन बहुत सारे आप सुने होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज का जो उन्होंने स्थापना की 1875 में मुंबई में, इसका भारत के राष्ट्रवाद, कई बातें इन्होंने जो भारतीय संस्कृति के बारे में कही कि वेदों की ओर लौटो, और भारत के लोगों के अंदर जो एक स्वाभिमान का भाव जो पैदा करने का इन्होंने प्रयास किया। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के जो पुस्तकें थी या उनके जो कथन थे और उनकी जो रामकृष्ण मिशन 1897 में जिस संस्था की उन्होंने स्थापना की थी, इन सब चीज़ों ने भी भारत के राष्ट्रवाद के विकास में बहुत योगदान दिया। तो जो आपको पता है, हेनरी विवियन डेरेजियो का एक 1784 में जो उन्होंने एक शुरू किया था यंग बंगाल आंदोलन, उसका भी भारत के राष्ट्रवाद के विकास में योगदान था। तो इस तरह सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ा। और इस पाठ में जो हम लोग मुख्य चीज़ जो इस पाठ में जो मुख्य चीज़ पे जो फोकस किया गया है कि महात्मा गांधी, चूँकि औपनिवेशिक शासन से जो उत्पीड़न, जिस पीड़ा का हम लोगों ने सामना किया, हमारे देश ने सामना किया, और महात्मा गांधी ने उसके विरोध में जो आंदोलन चलाए, जो चंपारण सत्याग्रह से शुरू होकर चला भारत छोड़ो आंदोलन तक, कहीं न कहीं इन आंदोलनों का प्रभाव था
कि अंततः भारत को, हमारे देश को आज़ादी मिली। तो जो महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन थे उसके बारे में आप लोग को मैं बता दूं बच्चों कि आप लोग इन आंदोलनों के बारे में विस्तार से पढ़िएगा, पुस्तक में है आपके, इसके बारे में आप लिखिएगा। इस तरह से आपके लिए होमवर्क है कि तीनों आंदोलनों के बारे में, उसके कारण, उसके परिणाम और उसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव, इसके बारे में आप विस्तार से नोट तैयार कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो असहयोग आंदोलन से भी पहले खिलाफत आंदोलन जो अली बंधुओं के साथ महात्मा गांधी ने शुरू किया था, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी राष्ट्रवाद और अपने राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। आपको पता है, इसकी भी लंबी कहानी है। ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध जो ब्रिटिश जो कड़े नियम बनाए थे, तो उसको लेकर कितना मिनट हो गया लगभग, असल में बहुत बड़ा वीडियो हो गया। अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। वीडियो तो खैर बहुत बड़े हो जाएंगे। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया है, आप लोग उसको करिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ। 1922 में आपको पता है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के बाद, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे, उस कांड के बाद यह असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद सविनय अवज्ञा 1930 जो 12 मार्च से लेकर साबरमती आश्रम से चले थे गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और वहाँ उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और यह आंदोलन फिर 1931 में गांधी अरविंद समझौता हुआ, फिर उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, माने कई बार बंद हुआ, चला, और 1934 तक इसका प्रभाव एकदम कम हो गया और इस आंदोलन समाप्त हो गया। और अंत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, यह इसी में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, और इसका भी अंग्रेजी सरकार ने बहुत क्रूरता से दमन किया था। बावजूद इसके अब पूरे भारत के लोगों में एक भावना का उदय हो चुका था कि हम लोग सबसे पहले, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने से पहले हम सब लोग एक भारतीय हैं और एक भारतवासी होने के नाते भारत देश की भलाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए कार्य करना हम सभी लोगों का धर्म है। यही असली धर्म है, तो यही राष्ट्र धर्म है। और शेष बातें मैं फिर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। आप लोग कोई भी समस्या होगी, मेरा मोबाइल नंबर जो है मैंने आपको पहले भी दिया है, 7905257365। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके हमसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। होमवर्क जो मैंने दिया है वो ज़रूर कीजिएगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।